हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 58 50वां लेक्चर, चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैद्युत सेल। देखिए वैद्युत सेल के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि वैद्युत सेल क्या है, यह कैसे कार्य करता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो इन टॉपिक्स पर आज चर्चा करनी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं वैद्युत सेल से। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी जो जनरल बनावट है उसकी बात करते हैं। तो वैद्युत सेल में ये एक बर्तन है, इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जो कि अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का हो सकता है। एक सॉल्यूशन है इसके अंदर। तो ये जो द्रव है ये कहलाता है वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इस द्रव के अंदर धातु की, भिन्न भिन्न धातुओं की दो छड़ें डूबी रहती हैं। जैसे एक छड़ हमने ये बना ली, ओके, और एक छड़ हमने ये बना दी। ये दोनों छड़ें भिन्न भिन्न धातुओं की होंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब इन दोनों छड़ों को इस वैद्युत अपघट्य में डुबोते हैं तो इस वैद्युत अपघट्य में रासायनिक क्रिया होती है, जिससे इनमें से एक छड़ पॉजिटिव हो जाती है और एक छड़ नेगेटिव, यानी एक धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित। ये इसके टर्मिनल हैं जहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं। इस छड़ में ये मतलब ढिबरी लगी हुई हैं वैद्युत परपथ को कनेक्ट करने के लिए, वायर को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जैसे ये दो ढिबरी हैं, नॉब जिनको कह सकते हैं। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये कहलाता है एनोड। ये क्या कहलाएगा? एनोड। और जो नेगेटिव है वो क्या कहलाता है? कैथोड। ये कैथोड कहलाएगा और ये एनोड कहलाएगा। जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, और ये जो छड़ें हैं ये क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों छड़ों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो दो हुए, एक एनोड हुआ और दूसरा क्या हुआ? कैथोड हुआ। तो देखें, जब हम इस सेल को किसी बाह्य परपथ से जोड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो ये बल्ब जलने लगेगा, यानी इस परपथ में एनोड से कैथोड की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो देखें, अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि इस वैद्युत अपघट्य के अंदर धनायन और ऋणायन होंगे। तो जो ऋणायन हैं, जैसे यहाँ पर मैं ऋणायन बनाता हूँ, वो किधर जाएगा? उसकी गति किधर होगी? एनोड की ओर। इसलिए इस ऋणायन को क्या कह देते हैं? एनायन कहते हैं, क्योंकि ये एनोड की ओर जा रहा है। तो ये जो नेगेटिव आयन है यानी ऋण आयन, जो ऋणायन है वो किधर जा रहा है? एनोड की ओर। इसलिए इसको क्या नाम देंगे? एनायन। और जो इसके अंदर धनायन होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर जाएंगे, इसलिए इनको कैटायन कह देते हैं। यानी जो धनायन हुए, जो धनायन है सॉल्यूशन के अंदर,
वो कैटायन हुए, उनको हम क्या कहेंगे, कैटायन। तो ये जनरल टर्म्स हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये वैसे दिख रहा होगा, लेकिन मैं और साफ साफ बना देता हूँ, यहाँ का द्रव कम कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ये बनाया ऋण आयन, और ये किधर जा रहा है, इधर की ओर। ये जो मैंने सिंबल बनाया है यही क्या कहलाएगा, एनायन। और यहाँ साफ साफ बना देते हैं एक धनायन। इसे मैंने यहाँ बनाया एक धनायन, पॉजिटिव आयन। ये किधर मूव करेगा, इधर की ओर, इसकी गति कैथोड की ओर होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैटायन। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो जनरल जानकारी थी वो हमने आपको दे दी। अब बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे वैद्युत सेल को। तो वैद्युत सेल कर क्या रहा है यहाँ पर, उसकी चर्चा करते हैं। जैसे देखो, कई बार जब मैं बच्चों से क्लास में पूछता हूँ तो उनका जवाब गलत होता है। मैं क्या क्वेश्चन करता हूँ, तो वो कन्फ्यूज़न आपको न हो, तो प्रश्न भी मैं ही कर रहा हूँ इस समय और आंसर भी मैं ही दे रहा हूँ। लेकिन वो एक तरीके से ऐसे समझें, मैंने ये कहा कि जैसे वैद्युत सेल आप जानते हैं, वैद्युत सेल जैसे मार्केट जाते हैं और एक सेल लेके आते हैं जो कि आप टॉर्च में डालते हैं, या जो दीवार घड़ी है उसमें सेल डालते हैं, और उस सेल पर उसका ईएमएफ लिखा होता है 1.5 वोल्ट, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा होता है। तो जैसे हमारे पास एक एलईडी बल्ब है, एक एलईडी बल्ब है छोटा सा, ठीक, एक एलईडी बल्ब, और इस बल्ब को हमने 2 वायर से कनेक्ट किया। तो वायर से कनेक्ट करने पर ये बल्ब ऑन नहीं होता है। ये कब ऑन होगा, जब इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया। ये क्या है, सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल से जोड़ते ही ये बल्ब ऑन हो गया, यानी परपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो क्वेश्चन मेरा ये होता है कि ये बताइए कि वैद्युत धारा कहाँ से आई, किसने बनाई वैद्युत धारा। तो बच्चों का जवाब होता है कि सर हमने जैसे ही सेल कनेक्ट किया विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हुई और बल्ब ऑन हो गया। यानी हम ये पूछते हैं कि धारा किसने बनाई। तो क्वेश्चन पूछना, वैसे मेरा ये क्वेश्चन एक तरीके से औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि विद्युत धारा किसने बनाई, ये तुम्हारे दिमाग में उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज, उसका फिजिकल मीनिंग समझ में आ जाए, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है कि धारा आई कहाँ से, किसने बनाई, किसने उत्पन्न की। तो बच्चे कहते हैं कि सर सेल ने धारा को बना दिया। तो देखिए, सेल कोई धारा नहीं बना रहा है। वैसे एक छोटी सी परिभाषा है, हम अभी लिख सकते हैं, आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको वैद्युत सेल का बोध नहीं होगा, उस बोध को समझना है। तो उसे समझने के लिए मैं एक चर्चा करता हूं कि हमने बताया था कि वैद्युत धारा क्या है, आवेश का प्रवाह। आवेश, वैद्युत धारा क्या होती है, आवेश का प्रवाह। जब आवेश बहने लगता है तो विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक इसी तरीके से हम किसी नदी की बात करें तो नदी में जब जल बह रहा है तो वो जल की धारा हो जाती है। तो हम आवेश और जल को लेके इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे देखिए, अभी हमने नया मकान बनाया है तो पानी हमें चाहिए। पानी एक बहुत आवश्यक अंग है हमारे जीवन का, जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, घर में समर लगवाते हैं या हैंड पंप लगवाते हैं। तो अब आप एक बात बताइए कि हमने घर में हैंड पंप लगवाया और हमने हैंड पंप चलाया और हैंड पंप से पानी बाहर आने लगा, या खेतों में सिंचाई करनी है, हमने ट्यूबवेल लगा लिया, ट्यूबवेल ऑन किया और पानी बाहर आने लगा, ट्यूबवेल से पानी आने लगा। तो क्या पानी ट्यूबवेल बना रहा है? ऐसा नहीं है। तो यही आपके दिमाग से मुझे निकालना है कि विद्युत सेल धारा नहीं बना रहा है। विद्युत धारा तो उसी वायर के अंदर है। हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं कि किसी चालक में धारा के बहने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो गति करने लगते हैं एक दिशा में, तो वहाँ विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, विद्युत आवेश एक दिशा में गति करने लगता है। डिटेल चर्चा हम पीछे कर चुके हैं।
तो धारा तो हमारे पास ऑलरेडी थी ही, कहाँ थी, इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो सब अनियमित गति इधर उधर कर रहे थे। सेल लगाने से क्या हुआ कि एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाइड हुआ, विभवांतर उत्पन्न हुआ और उन पर एक बल आरोपित हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, और वो एक दिशीय गति अनुगमन वेग से करने लगे और उस वायर में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ये कॉन्सेप्ट हम पीछे कई बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए, तो पानी न तो ट्यूबवेल ने बनाया, न समर ने बनाया और न हैंडपंप ने बनाया। ये सब क्या कर रहे थे, पानी के तल में परिवर्तन कर रहे थे, नीचे के तल से पानी ऊपर के तल पर ला रहे थे और इस क्रिया में इनको कार्य करना पड़ रहा था। जैसे हैंडपंप जब हम चलाएंगे, जब हम कार्य करेंगे तभी पानी ऊपर आएगा। हैंडपंप लगाते ही पानी अपने आप ऊपर नहीं आने लगा। तो पानी को ऊपर लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ रहा है, हमें अपनी ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक इसी तरीके से सेल विद्युत धारा बनाता नहीं है। सेल क्या करता है, उस वायर के जो ये तार है जो हमने सेल से जोड़ा है, इसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित करता है, विभव में अंतर कर देता है, जिससे वहाँ वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है और एक उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल लगने लगता है और वो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, वो एक दिशा में अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जैसे हम हैंडपंप पर कार्य कर रहे थे, ऊर्जा दे रहे थे, तब पानी प्रवाहित हो रहा था, नीचे के तल से ऊपर आ रहा था। ठीक सेल इस परपथ में ऊर्जा देता है, कार्य करता है, क्या करने में, आवेश को प्रवाहित करने में। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये बात ध्यान रखना कि सेल केवल चालक के सिरों पर, तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करता है और ऊर्जा देता है, कार्य करता है, जिससे आवेश उसमें प्रवाहित होता रहे। तो वैद्युत सेल की परिभाषा बन जाएगी। तो आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप कभी ये नहीं कहेंगे कि वैद्युत सेल ऊर्जा वैद्युत धारा बना रहा है, उत्पन्न कर रहा है, या जनरेटर हम घर पर लाते हैं, जनरेटर चलाया, विद्युत धारा बहने लगी और हम ये कहें कि जनरेटर धारा बना रहा है। तो विद्युत धारा बनाता कोई नहीं है, विद्युत धारा तो बारिश में ही मौजूद है एक तरीके से। ये तो स्रोत हैं कार्य करने के, उनका पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने के, विभवांतर उत्पन्न करने के। तो काफ़ी हो चुका है। अब आप ये भ्रम से बाहर आ चुके होंगे। तो अब हम वैद्युत सेल को परिभाषित करें तो किस तरीके से परिभाषित करेंगे, वो बात आप यहाँ समझ लीजिए। यानी वैद्युत सेल क्या हुआ, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति यानी डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा वैद्युत परपथ में आवेश के प्रवाह को, आवेश ही तो प्रवाहित हो रहा है, आवेश के प्रवाह को सतत बनाए रखती है, यानी कंटिन्यूअस बहता रहता है, को सतत बनाए रखती है। ये एक शाब्दिक परिभाषा हो गई, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट सेल का मैं समझा चुका हूं। तो देखिए, इस सेल के अंदर जो केमिकल्स थे, वैद्युत अपघट्य था, उनमें रासायनिक क्रियाएं हो रही थी, तो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा थी, वही ऊर्जा
उस परपथ में कार्य कर रही है और आवेश को प्रवाहित कर रही है, तो वहाँ विद्युत धारा बहने लगी, यानी उसको वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। तो सेल की रासायनिक ऊर्जा एक शब्दों में किस में कन्वर्ट होगी? विद्युत ऊर्जा में। और सेल कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? परपथ के सिरों पर विभवांतर बनाए रख रहा है, जिससे कि उसके अंदर, उस परपथ के अंदर आवेश निरंतर प्रवाहित होता रहे। ठीक, तो वो शाब्दिक परिभाषा याद रखना अलग बात है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना एक अलग चीज़ है। तो आशा है कि ये विद्युत सेल समझ में आ गया होगा। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो और आप समझ लीजिए कि देखें, बाह्य परपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ा ध्यान से सुनना, बाह्य परपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी ये जो आउटर सर्किट है, जो इलेक्ट्रोड से हमने जो जोड़ा है, उसमें धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बह रही है। वहां आवेश वाहक कौन है? आवेश कौन ले जा रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। लेकिन सेल के अंदर देखिए, जो धारा प्रवाहित होगी उसका एक कंप्लीट साइकिल होगी। जैसे प्लस से धारा ऐसे चलेगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और सेल के अंदर भी बहेगी, और सेल के अंदर इस ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर बहेगी, और तब ये इसका पूरा एक परपथ, एक साइकिल कंप्लीट होगी। तो सेल के बाहर विद्युत धारा देखिए प्लस से माइनस की ओर बह रही है, और सेल के अंदर किधर बह रही है? ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर, यानी कैथोड से एनोड की ओर बह रही है। तो विपरीत दिशाओं में है, बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव और सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रही है, तब उसका एक कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र पूरा होता है। तो जो बात मैं बता रहा था फिर समझ लीजिए कि सेल के बाहर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके कारण है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और सेल के अंदर ये धनायन और ऋणायन गति करेंगे, इन एनायन और कैटायन के कारण सेल के अंदर धारा प्रवाहित होगी। ये बात आप पॉइंट्स में लिख लेंगे, नोट में। तो 2 नोट लिखेंगे, एक बार सुन लें फिर याद रहेगा आपको कि बाह्य परपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है, तथा सेल के अंदर कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बाह्य परपथ में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, जबकि सेल के अंदर एनायन और कैटायन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बात आती है विद्युत सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। विद्युत सेल के प्रकार। तो देखिए, विद्युत सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल बोलते हैं इनको, और दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल बोलते हैं इनको, द्वितीयक सेल। ठीक, अब बात करेंगे प्राथमिक सेल कौन सा होता है, इसकी बात कर रहे हैं अब। तो देखें, प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं कि जिनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसके अंदर रासायनिक क्रियाओं से निरंतर ऊर्जा लेते रहने से उस विद्युत अपघट्य की क्षमता कम होती चली जाती है, और एक अवधि के बाद, कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों, कुछ महीनों के पश्चात उस इलेक्ट्रोलाइट की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है और वो सेल ऊर्जा देना बंद कर देता है। उस सेल से फिर हम किसी परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाते हैं, तो वो कहलाते हैं प्राथमिक सेल। और इनमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय क्रिया आप लोगों ने पीछे भी पढ़ी होंगी। अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाएं होती हैं इनके अंदर, अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाएं। तो एक बार इस वैद्युत अपघट्य की क्षमता क्षीण हो जाने के बाद इसको हम दोबारा फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसीलिए इसको प्राथमिक सेल कहते हैं। मतलब ये रीयूज़ नहीं किए जा सकते, दोबारा इनको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे जो आप मार्केट से सेल खरीद के लाते हैं,
शुष्क सेल जिसको कहते हैं, जो सेल आप कहाँ डालते हैं वही घड़ी के अंदर, शुष्क सेल, लैक्लांचे सेल, और डेनियल सेल। डेनियल सेल, बोल्टीय सेल, यहीं लिख देता हूं, बोल्टीय सेल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्राथमिक सेलों के। ये सेल एक ही बार यूज़ किए जाते हैं, तो एक बार अगर इनकी क्षमता कम हो जाती है, जब ये वीक पड़ जाते हैं, उसके बाद हम इनको, ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर यूज़ कर सकें, फिर ये हमें हटाने ही पड़ते हैं। तो ऐसे सेल प्राथमिक सेल कहलाएंगे। अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया आप लोग समझते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि वो क्रिया फिर रिवर्स रासायनिक क्रिया उत्पन्न न करे। जैसे दूध से दही जम जाता है, लेकिन फिर दही से हम दूध नहीं बना सकते, ये प्रोसेस क्या हो गई? अनुत्क्रमणीय। एक एग्जाम्पल से मैंने समझा दी है, वैसे आप पिछली कक्षाओं में भी ये पढ़ते आए हैं। तो ये प्राथमिक सेलों के उदाहरण रहे। अब बात करेंगे द्वितीयक सेल्स की, तो उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब बात करते हैं द्वितीयक सेल की। तो देखिए, द्वितीयक सेल ऐसे सेल होंगे जिनमें उत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाएं। इनके अंदर जो रासायनिक क्रिया हो रही हैं वो किस नेचर की होती हैं? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, उत्क्रमणीय क्रिया का मतलब वो रिवर्स में भी हो सके। जैसे पानी से हमने बर्फ बना ली, तो बर्फ से पानी भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन उत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो इन सेलों को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेल को चार्ज करेंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे। तो विद्युत ऊर्जा जब देंगे, उस समय वो क्रिया कहलाती है आवेशन, चार्जिंग। सेल का क्या कहलाता है? आवेशन। आवेशन के दौरान हम जो विद्युत ऊर्जा उसको दे रहे हैं, जो जैसे कहते हैं बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी चार्ज करते समय क्या होता है? विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है सेल के अंदर। वो विद्युत ऊर्जा किस में संचित होगी? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। सेल को हमने चार्जिंग पे लगा दिया, यानी विद्युत ऊर्जा उसको प्रदान करने लगे सेल को। तो हम जो विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं वो सेल के अंदर स्टोर हो रही है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अब जब बैटरी चार्ज हो गई, हमने विद्युत स्रोत हटा दिया, बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है, यानी आवेशित हो चुकी है। अब हम जब इसको यूज़ करेंगे, उससे विद्युत ऊर्जा जब लेंगे, जब उसको परपथ से कनेक्ट करेंगे, तो उस समय बैटरी डिस्चार्ज होगी। उस क्रिया को क्या कहते हैं? निरावेशन। निरावेशन। तो इस समय क्या होगा कि उसके अंदर जो हमने रासायनिक ऊर्जा स्टोर कर दी थी, वो अब वैद्युत ऊर्जा में बदलने लगी। तो देखिए, उत्क्रमणी क्रिया हो गई, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, और फिर अब रासायनिक ऊर्जा से क्या ले रहे हैं? वैद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से अब हम प्राप्त कर रहे हैं वैद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार के सेल द्वितीयक सेल कहलाते हैं। वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा यानी आवेशन, यानी चार्जिंग, ये क्या कहलाता है? चार्जिंग। और निरावेशन कहलाता है डिस्चार्जिंग। तो इस प्रकार के सेल द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि इन्वर्टर लगा होता है, जब पावर सप्लाई आ रही होती है तो बैटरी चार्ज होती है विद्युत ऊर्जा से। उस बैटरी, अब आप कहेंगे बैटरी क्या चीज़ है सर, आप तो सेल पढ़ा रहे हैं, तो हम अभी बता देते हैं कि कई सारे सेल्स को अगर
कंबाइन कर दिया जाए, कई सारे सेल को मिलाने से बैटरी बन जाती है। तो उस बैटरी के अंदर भी कई सेल हैं। जैसे अगर हम घरों में जो यूज़ करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी जो हम उस पर लगाते हैं इन्वर्टर पर, तो इन्वर्टर से जो बैटरी कनेक्ट करते हैं वो 12 वोल्ट आउटपुट देती है। तो उसमें 6 सेल लगे होते हैं। एक सीसा संचायक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 2.2 वोल्ट के करीब होता है। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया नहीं है, तो खैर अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसकी कि वो बैटरी है वो भी क्या है, सेल हैं, उसके अंदर कई सेल्स हैं जिससे कि वोल्टेज ईएमएफ ज़्यादा हो जाए। तो बहुत सारे सेल उसमें जोड़ करके बैटरी बन जाती है। तो बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। पावर कट हो जाती है, जब बिजली गुल, पावर सप्लाई बंद, तब क्या होता है, अब वो बैटरी अपनी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है और हमें घर में बिना पावर सप्लाई के भी वो इन्वर्टर हमें पावर सप्लाई देता रहता है, विद्युत ऊर्जा देता रहता है। तो देखिए वो बैटरी कई बार चार्ज होती है, कई बार डिस्चार्ज होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो इस प्रकार के सेल ही क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, जिसे लेड एक्यूमुलेटर कहते हैं, लेड एक्यूमुलेटर। इसका जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है भाई, बाद में समझाएंगे। 2.2 वोल्ट के आसपास होता है, मतलब लगभग 2 वोल्ट। तो अगर ऐसे 6 सेल मिला दिए जाएं तो 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तो बात समझ रहे हैं, सेल और बैटरी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो द्वितीयक सेल क्या हुआ, इसमें उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया हुई, इनको चार्ज भी कर सकते हैं और फिर इनको दोबारा चार्ज करके फिर रीयूज में ला सकते हैं। तो ऐसे सेल द्वितीयक सेल हुए। तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आप एक नोट्स बना सकें। हाँ तो बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अब तक वैद्युत सेल क्या है ये समझ चुके हैं। तो देखिए अब तक जो हमने पढ़ा उसका हम एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, एक संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए कुल मिला के हमने आज ये सीखा कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और वैद्युत सेल उस चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिससे उस चालक में जो बाह्य परपथ है जो कनेक्ट किया है सेल से, उसमें आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है और विद्युत धारा उस परपथ में बहती रहती है जब तक वह सेल उस परपथ से जुड़ा हुआ है। ओके। और हमने ये भी देखा कि वैद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल एक ही बार यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि उसमें अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाएं होती हैं और वैद्युत अपघट्ट की कार्य क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसके बाद वह सेल हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जिसमें उत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उन सेलों को हम चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं और उसको एक बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और दोनों प्रकार के सेल के हमने एग्जाम्पल भी दिए। और जो सेल का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें मेनली अपने दिमाग में रखना था, आज हमने कोई विशेष चीज़ आप लोगों को नहीं पढ़ाई है लेकिन अभी प्रस्तावना है। आज केवल हमने सेल का इंट्रोडक्शन दिया है, उसका केवल परिचय कराया है। असली टॉपिक तो स्टार्ट होगा जो कि कल के लेक्चर में हम उसको पढ़ाएंगे। तो उस वीडियो को देखना न भूलें क्योंकि मेन लेक्चर हमारा कल का रहेगा, लेक्चर नंबर 51, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, तो आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था आपका ये वहम निकालने का था कि सेल विद्युत धारा बनाता नहीं है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, उसका कार्य केवल क्या है, चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करना। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ठीक वैसे ही, ऐसा कैसे है, ठीक वैसे ही जैसे ट्यूबवेल, हैंडपंप, समर, ये स्रोत
पानी बना नहीं रहे हैं, पानी तो पृथ्वी के अंदर ही मौजूद है, वो केवल उसके तल में अंतर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ सेल विभवांतर कर रहा है। ओके, तो आज का मेरा उद्देश्य यही था कि वैद्युत सेल का एक इंट्रोडक्शन दे दूं। तो कल का लेक्चर देखना न भूलें, क्योंकि कल एक मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। वैद्युत सेल की जो असली टॉपिक्स जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे वो हमें सीखना है। तो बने रहिए इस चैनल पर और कल का वीडियो देखना न भूलें, और प्रयास करें कि ये ज़्यादा गैप मत कर देना, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद अगला वीडियो अवश्य देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।